हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द विजनरी गाइड 2047 पर। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे लेवल पे आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है। और यदि आप हैं आरआरबी एएलपी की स्टूडेंट, असिस्टेंट लोको पायलट के यदि स्टूडेंट, तो एक अच्छी वैकेंसी आ रखी है 9,970 वैकेंसी जो हाल ही में रिलीज़ हुई है कल ही, ठीक है। तो आज से इसके फॉर्म भर सकते हैं, किस तरह से आपका पूरा प्रोसेस रहेगा, किस तरह से आप एक सिलेक्शन ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने एक अलग से वीडियो बना के वो डाल रखी है। तो आप जाके मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को डाल दूंगा, तो आप जाके उसको चेक कर सकते हैं और पूरा देख सकते हैं किस तरह से आप सिलेक्शन ले लेंगे, क्या क्या सिलेबस रहेगा और क्या क्या एज लिमिट, ये सारी चीज़ें आपको उसमें। लेकिन वो चीज़ तो अलग थी, लेकिन आरआरबी एएलपी का जो प्रोफाइल क्या रहेगा, मतलब क्या क्या इसमें एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है, कौन कौन से पासेज आपको मिलती है, किस तरह से मेडिकल सुविधाएं रहती है, कितनी आपको लीव्स मिलती है, कितना तो वो सारी चीज़ें आपको किस तरह से आपको लीव लेनी पड़ती है, और ये सारी चीज़ें मतलब फेस्टिवल पे आपको लीव मिलती है कि नहीं मिलती है, सारे डाउट्स और किस तरह से आपके वर्किंग आवर्स रहते हैं, ये सारी चीज़ों को मैं आज डिस्कस करके आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश करूँगा कि आपको पहले से अपने दिमाग में रहेगा कि किस तरह से जॉब करने जा रहा है। और उसके साथ एक अच्छा हाईलाइटेड पॉइंट है कि एएलपी की जॉब एक स्पॉटलेस जॉब है, मतलब बिना धब्बे की एक ज़िंदगी है, बिना धब्बे की, मतलब ज़िंदगी भर आप यदि इस जॉब को करेंगे तो कोई आपको रिटायरमेंट के बाद नहीं कहेगा कि तुम भ्रष्टाचारी हो, तुमने इसमें ये पैसे लूटे हैं, ये सारी चीज़ें। तो मतलब इसमें कोई एक्स्ट्रा मनी की कोई ज़रूर मतलब ऑप्शन नहीं है। और एक ऐसी डेडिकेटेड जर्नी है जो आपको मतलब सोच रहे होते कि जिस तरह से आप आर्मी के सैनिक है, उसी तरह एएलपी के असिस्टेंट लोको पायलट्स भी होते हैं। वो भी देश को लाइफलाइन चलाने में इतनी मदद करते हैं। और जितनी ट्रेनें आजकल चल रही है तो उसको चलाने वाले सारे असिस्टेंट लोको पायलट और लोको पायलट्स होते हैं। तो एक बहुत गर्व वाली जॉब है अपने देश की, मतलब लाइफलाइन को चलाने वाले, और आपकी वर्दी और स्पोर्टलेस भी हो, तो इससे अच्छा कौन से क्या जॉब, मतलब किस जॉब में आपको कुछ चाहिएगा, ठीक है। तो क्या क्या पोस्टिंग रहेगी, किस तरह से आप सारी चीज़ें रहेंगी, क्या क्या चैलेंजेस रहेंगे इस जॉब के। देखो हमेशा पता है कि बिना धब्बे की जॉब होती है ना, उसमें चैलेंजेस रहते हैं आपके सामने, ठीक है। तो वो एडवांटेज भी होते हैं, डिसएडवांटेज होते हैं, क्योंकि यदि आपके पास जॉब नहीं होती तो आपके पास सारे डिसएडवांटेज होते हैं। लेकिन जॉब आने के बाद एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों फैक्टर काम करने स्टार्ट है। तो आप उसको किस तरह से लेते हैं वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप उसको नेगेटिव लेंगे तो हमेशा नेगेटिव काम करेगी, और आप उसको पॉजिटिव लेंगे कि कम से कम एक जॉब से अच्छा मेरे पास जॉब है, और वो भी एक अच्छे लेवल की जॉब है, ठीक है, और एक अच्छी रेस्पेक्ट वाली भी जॉब है कि लोग, क्योंकि जब आप रेलवे से गुजरते हैं तो बहुत सारे लोग आपको नोटिस भी करते होंगे कि यार ये लोग क्या काम करते हैं, क्योंकि रेलवे के बारे में किसी को पता नहीं रहता कि ये इसका क्या ड्यूटी रहता है, इसका क्या ड्यूटी है। लेकिन वो उस वर्दी का मैं भी हमेशा यही सोचता था, लेकिन अभी जब से इस पर रिसर्च करके देखे तो आप लोग तो मतलब एक फंटास्टिक जॉब ऑफ मतलब इंडिया की एक अच्छी जॉब है, ठीक है। तो इसका एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या रहेगा ये तो मैंने पूरा बता दिया, लेकिन ओवरव्यू के लिए बता दूं। सीबीटी फर्स्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, और 70 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो इसमें आपको 20 टाइम्स जो भी आपकी वैकेंसी, जैसे 9,970 है, मान लो 10,000 है, तो 20 गुना मतलब 1,20,000 इसमें आपको पास करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका पार्ट बी आएगा, जहाँ CBT 2 का एग्ज़ाम रहेगा, उसमें पार्ट ए और पार्ट बी होगा। पार्ट ए और पार्ट बी की बात करें तो जो आपका ट्रेड, देखो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी 10th पास होनी चाहिए, 10th पास प्लस आपकी यदि ITI हो सकती है, उसके साथ कोई भी डिप्लोमा हो सकता है आपका, और यदि बीटेक कर रखी है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और एज लिमिट की बात करें तो 18 साल से 30 साल के बीच में आपकी एज लिमिट रहेगी। जब आप पार्ट 2 में जाओगे, CBT 2 में, तो उसमें देखो दो चीज़ें होगी। पार्ट ए में आपका 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के, और 90 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है। तो इसमें भी मैथ्स, रीजनिंग और आपकी इंजीनियरिंग से रिलेटेड थोड़ा क्वेश्चंस आते हैं इसमें। और पार्ट बी की बात करें तो ये एक वैसा हो ना क्वालिफिकेशन वाला होता है, इसमें आपको 35% लाने हैं, और 75 नंबर का आपका पेपर यहाँ रहता है। ये तो क्वालिफाइंग नेचर होता है, लेकिन अब पार्ट ए आपका मतलब डिसाइड हो, यहाँ 20 गुना पास करेंगे। इसके बाद जब पार्ट ए से आप साइको टेस्ट में जाएंगे तो आपको 8 टाइम्स यहाँ पास करेंगे। जैसे ना टोटल 1,20,000, उसमें बाकी सबको बाहर करेंगे, 70,000 लोगों को साइको टेस्ट। अब साइको टेस्ट CBAT क्या होता है, तो कंप्यूटर बेस्ड जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, तो इसके ऊपर भी मैं आपके लिए वीडियो में लेके आऊँगा कि किस तरह से साइको टेस्ट होता है, ये सारी चीज़ें मैं एक अच्छे तरह से मतलब चीज़ें समझनी पड़ेगी उसमें। और ज़्यादा साइको टेस्ट इतना कोई टिपिकल चीज़ें नहीं होती, लेकिन वो आपको दिमाग टेस्ट करता है, क्योंकि आपको पता है रेलवे कितनी लाइन्स बिछी रहती है, पता है कई कई ट्रैक पर तो 20-20, 40-40 लाइन बिछी रहती है, कौन से किस पे जाना, ये सारी चीज़ें। तो थोड़ा आपको मेंटली एक स्ट्रॉन्ग आदमी मतलब ये जॉब कर पाएगा, ठीक है।
उसके बाद मेडिकल होगा, तो अब मेडिकल में मेडिकल A1 होता है, मतलब बहुत सारी कम जॉब में आता है मेडिकल A1 जॉब होता है, कहीं आर्मी में भी A1 नहीं होता, वो आपको CBAT मतलब इसमें ALP में आपको देखने को मिलेगा कि A1 होना चाहिए। तो A1 का मतलब है कि आपको एकदम वैलिड रीज़न, मतलब चश्मे वाला अलाउ नहीं है, ये सारी चीज़ें। इसका क्यों रीज़न क्यों है पता है इसका ALP? क्योंकि आप यदि ट्रेन पर जा रहे हैं और बाई चांस जो चश्मा लगा रहा है या जो स्पेक्टेकल्स यूज़ कर रहा है वो भूल गया घर पे, तो फिर वहाँ चांस नहीं मिलता कि हाँ मैं अगले स्टेशन पर जाके आराम से चश्मा बना के लेके आ जाऊँगा, मैं गाड़ी खड़ी कर दूंगा, ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए पहले से है कि जो बिना चश्मे के, आप देख लो मोस्ट ऑफ द बिना चश्मे के ALP, ठीक है। उसके बाद लाइफ में लग जाते हैं, आगे वो चीज़ें हो जाती है, उसका मतलब कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इनिशियली जब आप अपॉइंट होते हो तो आपको बिना चश्मे के और आपका विजन 6/6 होना चाहिए उस टाइम, ठीक है। और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट प्रोसेस रहेगा कि आपको डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके साथ आप ये रहेगा आपका पूरा एग्ज़ाम का प्रोसेस। और यदि देखो मैं आपको, यदि एग्ज़ाम में आपको सिलेक्शन लेना है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी बैच मत लो, और मैं एक इस पर अलग से एक वीडियो बना के लेके आऊँगा अभी आपके लिए कि किस तरह से फ्री में तैयारी करें यार। क्योंकि यूट्यूब पे जितना कंटेंट आजकल पड़ा है ना, अब पता नहीं, क्योंकि जब आप नए नए लोग होते हो तो आपको पता नहीं रहता कि किस टीचर से क्या पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, किससे, ये सारी चीज़ें नहीं होती आपकी। तो अब जैसे हम जैसे लोग हैं जो प्योर एकदम पक चुके हैं कि हाँ चीज़ें कहाँ से क्या आ रही है, कौन सा टीचर क्या अच्छा है, किसका क्या बुरा है, ये सारी चीज़ें हमको पहले से पता रहती है। तो मैं आपके लिए पूरा एक वीडियो लेके आऊँगा कि हम फ्री कैसे तैयारी करें। देखो सब चीज़ें तो फ्री में नहीं होगी, यूट्यूब से आप सारा कंटेंट है, वीडियोज़ देख सकते हैं, लेकिन आपको टेक्स्ट बुक का पास लेना पड़ेगा। देखो टेक्स्ट बुक का पास मैं आपको मतलब क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, देखो मुझे नहीं आज मतलब एक बेस्ट ऑफ, मतलब यदि आपको सिलेक्शन चाहिए ना तो इससे बेस्ट ऑप्शन आपको, इससे बेस्ट बाइंग आपको नहीं होगी। जिस दिन आप सिलेक्शन ले लेंगे उस दिन आपको सारी चीज़ें पता चलेगी कि यार जो इस बंदे ने हेल्प की ना, टेक्स्ट बुक ने, ये ऐप ने जो हेल्प किया ना, तुम इसका कर्ज ज़िंदगी भर नहीं चुका पाओगे, ठीक है। जो ये 699-700 रुपये है ना, मतलब बेस्ट ऑफ द लाइफ इन्वेस्टमेंट ऑफ योर लाइफ होगा, ठीक है। आपके इसके अलावा किसी पे, अपनी गर्लफ्रेंड पे कितना इन्वेस्ट कर देना, ये सारी चीज़ें, उसको कौन से अंगूठी दिला देना, लेकिन जो ये 600-700 रुपये हैं उसमें से आपको यदि 700 का 10% डिस्काउंट यहाँ से मिल जाएगा, यदि मेरा कोड HABN37 करोगे तो आपको ऑलमोस्ट 600 रुपये का तो मिलेगा, ठीक है। 70 रुपये इसमें छोड़ जाएंगे तो 610-20 का आपको ये मिलेगा। एक बार ये इन्वेस्ट कर दीजिए। ये देखो मैं मेरे मतलब प्योर एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आपको एक बार ये इन्वेस्टमेंट तो करना ही है। यदि कहीं से नहीं हो तो ये पैसे किसी उधार लेके किस तरह से कैसे भी करके, मतलब ये 600-700 का आपको खर्चा कर सकते हैं। बाकी का फ्री का कंटेंट कैसे यूज़ करना वो मैं बताऊँगा, और किस तरह से तैयारी को आप बूस्ट कर सकते हैं ये मैं विथ एग्जांपल्स और सारी चीज़ें मैं अलग से एक वीडियो लाके उस पर बताऊँगा। तो देखो RRB मॉक टेस्ट सीरीज़ देखो, इसका CBT1 CBT2, इसके साथ साथ ये लोग आपको साइको टेस्ट की भी तैयारी करवाते हैं। तो 1660 टेस्ट ऐसे हैं, मतलब तुम सोच नहीं सकते कि 1660 टेस्ट है। उसमें चैप्टर टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट है, प्रीवियस ईयर पेपर है, लाइव टेस्ट है। ये सिर्फ RRB ALP के हैं। इसके अलावा NTPC के भी हैं, इसके अलावा SSC के भी हैं। बहुत सारे क्वेश्चन से, इतने क्वेश्चन, और आपको पता है कि जितने टाइप ऑफ क्वेश्चन आप लगाओगे ना एग्जाम में उतना ही फ़ायदा होगा। आप यहाँ से हिस्ट्री पढ़ लो, ये कि इस भाई साहब की बुक्स ले लो। बुक्स मत लेना कभी भी किसी की, आज का ज़माना नहीं है कि बुक्स पढ़ने का, आज का है कि डिजिटली चीज़ें पढ़ो और अपना सिलेक्शन लेके अपना जॉब पक्का करो, ठीक है। तो मेरा कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, आपका भी फ़ायदा हो जाएगा इससे। उसके बाद क्या रहेगी सैलरी, देखो सैलरी की बात करें तो 19,900 आपको रहेगी, ठीक है। इनिशियली आपको ये लेवल 2 की जॉब है और 7 CPC मैट्रिक्स। अभी आपको पता है 8th पे कमीशन आ जाएगा जनवरी में। 8th जब तक आपका ये एग्ज़ाम का प्रोसेस होगा तब तक 8th पे कमीशन आएगा। तो और आपकी अप्रोक्स यदि अभी सैलरी 45,000 बन रही है और आपको पता है कि जब 8th पे कमीशन आएगा तो उसका फिटमेंट फैक्टर ऑलमोस्ट 1.8 रहेगा। यदि 45 को 1.8 से गुना करें, 18×5 = 9, 18×4 और 9 81, तो 8,000 और बढ़ जाएंगे आपको, ठीक है। तो 8,000 और चीज़ें आपको बढ़ जाएगी, तो आपके 45 से 8 ऑलमोस्ट 53,000 प्लस। तो मतलब ऑल अलाउंसेस आप ऐड करके कम से कम 50 से 60,000 रुपये तक आपकी पेमेंट बन जाएगी। ये असिस्टेंट लोको पायलट की है। आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स होती है तो उसमें एक तो फिक्स चीज़ है कि आपकी सैलरी एकदम टाइम टू टाइम आती है, विदाउट एनी डिले, ठीक है। तो आपको कोई डिले नहीं होता है। उसके अलावा आपको बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं। आपको DA मिलेगा और उसके बाद आपको HRA मिलता है, उसमें TA मिलता भी है, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिलती है, पेंशन स्कीम मिलती है और रेलवे में और आपको पास भी मिलता है। आपके बच्चों को एजुकेशन का, तो बच्चों का एजुकेशन, जैसे 2 बच्चे हैं उनके एजुकेशन फ़ीस भी मिलती है। आपको बहुत सारी अच्छी लीव्स भी मिलती है।
और यदि आप ये आपको 1900 ग्रेड पे होगा होता है, और इसके बाद यदि आप लोको पायलट बन जाएंगे 7 से 8 साल में, तो आपको वो जॉब 4200 ग्रेड पे को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो लोको पायलट में प्रमोशन कब हो सकता है, तो ये चीज़ें होती है लगभग 5 से 6 साल मिनिमम लगते हैं कि आपको ALP असिस्टेंट लोको पायलट से आप सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट बन जाते हैं, और उसके बाद आप 5 से 6 या 7 साल बाद आपको लोको पायलट बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका प्रमोशन होता है। लोको पायलट के बाद आप पावर कॉन्ट्रैक्टर बन जाते हैं, उसके बाद लोको इंस्पेक्टर भी बन जाते हैं। तो इस तरह से आपका अच्छा प्रमोशन देखने को मिलता है इस जॉब में। उसके बाद ट्रेनिंग, अब जैसे ही आपका पेपर क्लियर हुआ सब चीज़ें, उसके बाद सीधे आपको ट्रेनिंग देंगे। देखो लोको पायलट की एक बार जो ट्रेनिंग होती है ना, वो ही सबसे इम्पोर्टेंट है, उसी की सारी चीज़ें फिर आपको वो चीज़ें काम करती रहती है लाइफ टाइम। ठीक है, तो इसलिए इसकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है। 5 से 6 मंथ की ट्रेनिंग होती है। लबासना में भी 1 साल की होती है, लेकिन लोको पायलट की भी ट्रेनिंग जो 4 to 6 मंथ आती है। और मैं आपको बताऊं एज ए एस्पिरेंट कि जो ये 4 से 6 मंथ्स की ट्रेनिंग होएंगी ना, आप बस ये चीज़ मतलब आपकी बेस्ट ऑफ द योर लाइफ की ट्रेनिंग रहेगी। मतलब सोच रहे हो कि सारे जो लड़के आएंगे आपके ग्रुप के, वही आपके एज के ग्रुप के रहेंगे, वही एक ही माइंड सेट के रहेंगे, जो सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते रहेंगे, और जो मज़े आएंगे भाई साहब। आउटस्टैंडिंग, आपका पूरा खर्चा यहाँ पूरा रेलवे लेगा। आपको कहीं मतलब घुमाने जाना है तो रेलवे की सारी टिकटें मिलेगी। आपको किसी लोको शेड में जाना है, ऑब्जर्वेशन करना है, किसी को मतलब कहाँ से जैसे इंजन बनते हैं वहाँ जाना है, तो आपको पूरी सारी सुविधाएं होंगी। खाने की सुविधा, रहने की सुविधा, योगा, ये वो, खेलने की पूरी सुविधा, जो मज़े आपको ये 4-6 महीने ट्रेनिंग मांगे। उसके बाद ज़िंदगी बदल जाएगी। आपको पता है कि ट्रेनिंग के बाद सारी चीज़ें नॉर्मल होगी, फिर वो रूटीन वाली चीज़ें हो जाएगी। जो ट्रेनिंग रहेगी भाई साहब, मतलब ट्रेनिंग ही जीना, मुझे एक ही चीज़ लगता है। अब ट्रेनिंग में क्या क्या होंगे आपको पता है रेलवे के अब 2 डीजल के इंजन भी हैं और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन है, तो इनकी पूरी आपको स्टडी करवाते हैं किस तरह से होता है, किस तरह से जैसे इमरजेंसी केस होता है तो सायरन बज जाता है, तो उसमें किस तरह से डील करना होता है। अब संटिंग कैसे हो जाती है इनकी, मतलब किस तरह से इनको संटिंग किया जाता है इंजन्स को, किस तरह से उनको जोड़ा जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके बारे में आपको मतलब ट्रेनिंग दी जाती है कि कभी भी कोई इमरजेंसी हो जाए उस सिचुएशन में क्या करना है, ये सारी चीज़ें होती है। इसके अलावा आपको ट्रैफिक भी जानकारी देना है। ट्रैफिक का मतलब होता है कि बहुत सारे बड़े बड़े सिटीज़ होते हैं, किस तरह से ट्रैफिक मैनेजमेंट होता है, और स्टेशन मास्टर का भी काम आपको सिखाते हैं, पॉइंट्समैन का काम, मतलब रेलवे का रूल रेगुलेशन सारी चीज़ें आपको 5-6 महीने की ट्रेनिंग में देंगे। उसके बाद आपको धरातल पर उतरना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आपकी ट्रेनिंग खत्म होगी तो आपकी जॉब स्टार्ट हो जाएगी। अब जॉब में क्या करना है, जो आपको ट्रेनिंग में सिखाया है वो यहाँ अप्लाई करना है, बस सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले आपको एग्जिस्टिंग लोको पायलट या पायलट होता है ना, उसको आपको असिस्टेंट करना है। तो असिस्टेंट लोको पायलट का मतलब है कि आपको उसको जो लोको पायलट है उसको असिस्टेंट करना है। उसको कुछ भी हेल्प होएगी तो बोलेगा ये पीछे वाले इंजन में जाके ये चीज़ें करनी है, ये करना, वो करना, सारी चीज़ें आपको एज ए लोको पायलट के साथ। जैसे आपको ये भी चेक करना पड़ जाता है कि भाई ट्रेन को ऐड करना, मतलब जोड़ना होता है ट्रेन और जब डिब्बों को तो उस समय सारी चीज़ें ध्यान रखना। अपने साथ जो ट्रेन मैनेजर होता है उसको भी पूरा ट्रेन का इंस्पेक्शन करना भी होता है, आपको इंजन का भी इंस्पेक्शन करना होता है। ये सारी चीज़ें आपको एज ए असिस्टेंट लोको पायलट आपको करना पड़ता है काम। ठीक है, उसके अलावा आपको सिग्नल भी पढ़ना आना चाहिए कि रेड सिग्नल हुआ तो क्या है, ऑपरेट करना है किस तरह से। ट्रेन की जो भी आपको पता है बहुत सारे सिग्नल पॉइंट्स लगे रहते हैं, तो उनका भी आपको चेक करना, और ब्रेक्स का है, सिग्नल है, सेफ्टी का ध्यान रखना, आपकी सारी ये ड्यूटी रहती है। टेक्निकल फॉल्ट्स को पहचानना होता है, कई बार टेक्निकल फॉल्ट्स हो जाती है तो उनको पहचानना होता है, उनको रिपोर्ट करना होता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। शुरुआत में आपको देखो मालगाड़ी देती है, मालगाड़ी में आपको एज ए असिस्टेंट लोको पायलट काम करना पड़ता है। उसके बाद पैसेंजर गाड़ी में काम करना पड़ सकता है, उसके बाद सुपरफास्ट, और उसके बाद जैसे अच्छी जो लेटेस्ट वंदे भारत है, शताब्दी एक्सप्रेस है, उनमें भी आपको काम करने का मौका मिल सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट आपको पता है मालगाड़ी से करोगे तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखोगे, क्योंकि वहाँ क्या होता है कि आप इनिशियल होता है और कुछ गलती भी कर देते हैं, तो जिससे बहुत सारे लोगों की मतलब सेफ्टी पे खतरा नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए वहाँ से स्टार्ट होता है, तो आपकी जर्नी बहुत आगे तक बढ़ती रहती है उसके बाद। और ड्यूटी आवर्स की बात करें, देखो ये थोड़ा चैलेंजिंग होता है क्योंकि लोको पायलट की जॉब इतनी आसान सी नहीं है। देखो इसमें नॉर्मल मिनिमम 8 घंटे की ड्यूटी आपको पता है कि हर किसी गवर्नमेंट जॉब में होती है, लेकिन 8 से कभी 10 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, 13 भी हो सकती है, 14 भी। ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न समझिए। क्योंकि अब यदि आप मालगाड़ी चला रहे हैं, आप किसी स्टेशन पर चले गए और आगे सिग्नल नहीं मिला, 2 से 3 घंटे वहाँ वेट करना पड़ जाता है। कई बार होता है ना कि आपको जैसे स्टेशन से पहले ट्रेन रुक जाती है 2-3 घंटे, नॉर्मल जो पैसेंजर ट्रेन है वो भी रुक जाती है। ठीक है,
तो आपको पता है मालगाड़ी तो उससे पहले वाले की स्टेशन पर रोक दिया, आपको जिस स्टेशन पे आपको साइन ऑफ करना है तो वहाँ तो आपको पहुँच नहीं पर, तो वहाँ से 2-3 घंटे आप और लेट हो जाते हो वैसे। तो ऐसी सिचुएशन इनिशियली आपके करियर में रहती है, लेकिन जैसे ही आप एक्सप्रेस ट्रेनें चलोगे, वो तो आपको पता है आजकल टाइम टू टाइम चल रही है, और आने वाले टाइम में बहुत अच्छी रेलवे की अपॉर्चुनिटी होगी आपके साथ कि एक रेलवे जिस तरह से ऊपर बढ़ रहा है और जिस तरह से ये डिपार्टमेंट ग्रोथ कर रहा है, तो आशा करता हूँ कि अभी जैसे सारे इंजन हैं उसमें ऐसी की व्यवस्था भी होगी, इससे पहले भी नहीं थी। तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें आप रेलवे में इंट्रोड्यूस हो रही है, और आशा करता हूँ कि बहुत जल्द आप रेलवे के जो भी एम्प्लॉय हैं उनको एक अच्छी ज़िंदगी देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको जैसे ही आप 8 घंटे की ड्यूटी करें, उसके बाद 16 घंटे का आपको फिक्स रेस्ट मिलता है, ठीक है। अब 16 से प्लस भी हो सकता है, ये किस सिचुएशन में होता है देखना। जैसे आपको पता है कि आपसे पहले कोई आया और वो साइन ऑफ करके वहीं बैठा, ठीक है। इसमें ऐसा होता है कि जैसे आपका लॉबी वाइज चलता है, ठीक है। जैसे मैंने मेरी ड्यूटी करके आया तो मैं घर पे रेस्ट किया, और मेरे से पहले भी लोग आके रखे, क्योंकि ट्रेन को लेके जाना, कई बार ट्रेन नहीं होती है, तो मेरे से जो पहले आए वो अभी वेट कर रहे हैं, जो ये शर्त रहती है कि जो मेरे से पहले आए तो वो मेरे से पहले भी जॉब पे जाएंगे। तो यदि वो नहीं गए तो मेरा वो टाइम जैसे 16 घंटा का, तो वो एक्सटेंड होकर 20 घंटे भी हो सकता है, 25 घंटे, मतलब इस तरह से भी हो सकता है मेरा टाइम। और जैसे आप ड्यूटी पे जाओगे उससे 2 घंटे पहले आपको कॉल होता है, ठीक है। 2 घंटे कॉल होता है कि आपको 2 घंटे में आपको स्टेशन पे आना और ये ट्रेन यहाँ से वहाँ तक जाना है। 2 घंटे पहले होता है, और आपको 15 मिनट वहाँ पहले पहुँचना होता है, क्योंकि आपको पता है लोग ट्रेन में जाने से पहले आपको कुछ मतलब स्टडी दी जाती है कि यहाँ से ट्रेन इसको लेके जाना है, इसको देना आगे, ये सारी चीज़ें आपको उसमें रहती है। तो साइन ऑन करने 15 मिनट पहले आपको साइन ऑन करना पड़ता है। उसके बाद अपना ट्रेन पर जाना, ट्रेन को चेक करके अपना ट्रेन गंतव्य स्थान के लिए लेके चलना पड़ता है। तो इसमें वो होता है, जैसे इसमें क्या रिटायरिंग रूम रहते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट में आपको रिटायरिंग रूम होता है कि आप जिस स्टेशन पर गए वहाँ रुकने की व्यवस्था होती है, खाने पीने की सारी व्यवस्था वहाँ होती है। तो रिटायरिंग रूम में जाकर रुको, और जैसे नेक्स्ट स्टेशन आए तो आप वहाँ से वापस भी आ सकते हैं। उस 7 से 10 दिन बाद, जैसे आपने 7-10 दिन आपकी लगातार ड्यूटी हो गई, तो आपको उसके बाद एक 30 घंटे का रेस्ट भी उसमें इस जॉब में मिलता है। उसके बाद देखो लीव, तो लीव को आपको पता है कैजुअल लीव मिलती है कि वो CL मिलती है। अब छोटी मोटी निजी ज़रूरतों के लिए छूटे। अब जैसे आप CL कभी आपको लेना है, ठीक है, तो CL लेने से पहले आपको उसके लिए एप्लीकेशन देना होता है कि हाँ मुझे इस डेट को ये CL चाहिए और मुझे घर पे काम है। जैसे इमरजेंसी किसी केस में हो गया तो वो अलग चीज़ें होती है, लेकिन CL में आपको एप्लीकेशन देके आप ले सकते हैं। उसके बाद प्रिविलेज लीव बोलते हैं और अर्न लीव भी बोलते हैं कि आपको छुट्टी तो 30 दिन की मिलती है 1 साल में, लेकिन उसके साथ आपको पैसा भी मिलता है। ऐसा नहीं कि मतलब पैसा नहीं मिलता। यदि आप घर पर जाना है और कहीं घर से दूर ड्यूटी करा तो आप 10 दिन की छुट्टी लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका उपयोग आप लंबी छुट्टियों के लिए किया जा सकता है। 10 दिन के लिए जा सकता हूँ मैं, 15 दिन, यदि मेरे पास 30 छुट्टी है तो मैं मैक्सिमम 15 दिन जा सकता हूँ। उसके बाद उसको एक्सटेंड भी कर सकता हूँ। उसके बाद सिक लीव भी मिलती है। वो मतलब सिक लीव वैसे कुछ होती नहीं है, लेकिन यदि मेडिकल सर्टिफिकेट, जैसे आपको कुछ बीमारी होगी, क्या मेडिकल सर्टिफिकेट दे दिया कि मुझे 15 दिन का मतलब रेस्ट चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग आपको सिक लीव मिलती है। उसके बाद स्पेशल कैजुअल लीव जो 10 से 15 दिन होती है, और स्पेशल कैजुअल लीव मतलब ये कई बार जैसे आप किसी यूनियन की मीटिंग में जा रहे हैं, किसी प्रशिक्षण में जा रहे हैं, तो खेल कूद में जा रहे हैं, या किसी मतलब वो भी आपको 10 से 15 पर ईयर आपको मिलती है। यदि आप बैडमिंटन अच्छा खेलते हैं और कहीं आपके दूसरे जोन में बैडमिंटन का प्रतियोगिता है, आपको 3 दिन वहाँ जाना, तो वो आपको स्पेशल कैजुअल लीव मिलती है, ठीक है। और आपके जैसे यूनियन में आप कोई सेक्रेटरी हैं, कुछ भी है, या यूनियन में आप मतलब कोई पद रखते हैं और आपकी यूनियन की कई मीटिंग्स हैं, तो आप वहाँ जा सकते हैं और अपनी कैजुअल लीव यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आपको CL नहीं कट करनी पड़ेगी और नहीं आपको EL कट करनी पड़ती है, आपको स्पेशल कैजुअल लीव मिलती है। उसके बाद कंपल्सरी लीव भी मिलती है, यदि कोई कर्मचारी ड्यूटी के बदले मिलने वाली छुट्टी। अब जैसे कोई कंपल्सरी लीव क्या होती है पता है, जैसे मेरी ड्यूटी थी अभी ट्रेन पर, ठीक है, और मैं बाई सिचुएशन किसी मेरे इमरजेंसी कारण से मैंने चला गया, तो आप वहाँ जो आगे बैठा हो उस बंदे को बोलोगे यार उसको मतलब प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलती है फिर भी, लेकिन उसको बोलता है कि तुम यदि मेरी जगह ड्यूटी कर लोगे तो मैं आपको उसके बदले में दूसरी छुट्टी आपको दे दी जाएगी, ठीक है। और जैसे यदि कुछ जैसे ऑफिशियल छुट्टीज़ होती है, लेकिन आप उस दिन काम करते हैं, लेकिन उसका वो जो आपका वर्किंग आवर है वो ऐड हो जाता है और आपको किसी और दिन उसको छुट्टी मिल जाती है। और मैटरनिटी लीव होती है जो देखो 180 दिन तक मिलती है, और पैटर्निटी लीव होती है यदि आप पापा बन गए तो 15 दिन की छुट्टियाँ वो भी आपको देखने को यहाँ मिल सकती है। तो अच्छी लीव मिलती है, लेकिन आपको पहले से मेक श्योर करना पड़ेगा कि
मुझे किस दिन छुट्टी चाहिए, ये सारी चीज़ें थोड़ा पहले देने पड़े, क्योंकि अरेंजमेंट करने में टाइम ऐसा नहीं होता। कई बार इमरजेंसी, यार मेरे घर पे अभी जाना है, ऐसा उस सिचुएशन में भी मिलती है, लेकिन आपको थोड़ा वो उस हिसाब से कि वहाँ पहले प्लान बना लो कि मुझे इस तारीख को। और जैसे फेस्टिवल लीव, तो ये थोड़ा टिपिकल होता है, क्योंकि पता है ट्रेन तो रुकती नहीं है फेस्टिवल के दिन भी, तो आराम तो करती नहीं है ट्रेन की भी, यहाँ खड़ी रहेंगे हम तो ये चलती रहती है। और लेकिन फेस्टिवल में आपको मौका मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। ये सारी चीज़ें आपका मतलब वो उस रोस्टर पे डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से आपका रोस्टर चल रहा है, ठीक है। तो कई बार मिल जाती है, कई बार आप फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हैं, कई बार आपको, जैसे कई बार मैंने सेलिब्रेट कर लिया तो कई बार दूसरी जगह जाए, तो इस तरह से आपका चलता रहता है। उसके बाद इस जॉब की अपॉर्चुनिटी की बात करें तो एक तो सरकारी नौकरी आपको पता है और सुरक्षित है, स्थिरता है, और आपको यदि 10th पास प्लस ITI आपने कर रखी है तो आपके लिए बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। और 19,900 प्लस DA HRA और यात्रा भत्ता आपको इसमें इस जॉब में देखने को मिलता है। अब 19,900 है, जैसे आने वाले टाइम के साथ इसका ग्रेड पे भी बढ़ सकता है, ठीक है। और जैसे 8 CPC अभी आएगा, 8वां पे कमीशन आने के बाद ये आपकी सैलरी और ज़्यादा बढ़ सकती है। 8वां जब 8 CPC आएगा तो आपका लगभग फिटमेंट फैक्टर 1.8 के रूप में काम करेगा, और अन्य भत्ते भी मिलते हैं, जैसे इसके साथ आपको ट्रैवलिंग पास भी मिलता है। और यदि आपके फादर साहब नहीं रहे तो आपकी मदर साहब है, तो मदर जी है, उनको भी आपको मेडिकल पास भी मिलता है, और सारी यात्रा पास भी उनको मिलते हैं। और ITI और डिप्लोमा जिसने कर लिया उनके लिए एक तो डायरेक्ट जॉब वाली अपॉर्चुनिटी है। और रेलवे का ट्रेवल पास आपको पूरे परिवार के लिए फ्री मिलता है। प्रमोशन की लंबी सीढ़ी है आपको, जैसे पहले आप असिस्टेंट लोको पायलट बनेंगे, उसके बाद क्या बनेंगे, सीनियर लोको पायलट बनेंगे, सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट बनेंगे, उसके बाद आप लोको पायलट बन सकते हैं, उसके बाद आप लास्ट में जाके लोको पायलट, और लास्ट में जाके आप लोको इंस्पेक्टर तक भी आप बन सकते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छी मतलब प्रमोशन चीज़ें होती हैं, और एग्ज़ाम देके भी आप आगे तक जा सकते हैं। और इसमें पेंशन भी मिलेगी, आपको पता है अभी जैसे नई पेंशन आ सकी है UPS, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, तो आपको उसके तहत पेंशन भी मिल जाएगी। आपको रेलवे क्वार्टर्स मिलते हैं, उसके साथ मेडिकल और अन्य सुविधाएं भी मिलती है, सम्मानजनक पोस्ट होती है, और देश की लाइफलाइन को चलाने का आपके पास मौका रहता है। इसके साथ आपको नए नए एक्सपीरियंस मिलते हैं, और आपको जैसे मतलब इसमें वो है कि जैसे पेपर जॉब नहीं है, इसमें कुछ भी पेपर का माथापड़ी नहीं है। एक बार काम सीख लिया फिर अपने आराम से मस्त ज़िंदगी जीते रहो, ट्रेन चलाते रहो, अच्छे अच्छे जो भी सीनरी आते हैं उसको देखने का अच्छा मौका भी मिलता है आपके पास। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी इस जॉब में देखने मिलते हैं। आपको पता है कि हर जॉब में चैलेंजेस रहेंगे, ठीक है। किसी भी आप ऑफिसर बन जाओगे, RS बन जाओगे, IAS बन जाओगे, कुछ भी बन जाओगे ना, तो चैलेंजेस ऑलवेज इज देयर, ठीक है। तो इस जॉब के भी अपने चैलेंजेस है। इसमें क्या होता है, शिफ्ट ड्यूटी रहती है, ठीक है। सुबह शाम या रात कोई भी शिफ्ट हो सकती है। इसमें ऐसा नहीं है कि मुझे अभी सुबह 9 बजे जाना और शाम को 6 बजे वापस आ जाना, ऐसा नहीं होता इस जॉब में। इस जॉब में कभी भी आपका शिफ्ट आपको रात को 10 बजे से सुबह 4 बजे तक आपका ड्यूटी रह सकता है, या 6 बजे तक आपका ड्यूटी रह सकता है। आपका 12 बजे से आपको वापस 8 बजे तक रह सकता है। तो आपकी शिफ्ट जिस तरह से चल रही है तो शिफ्ट में काम रहेगा, सुबह शाम रात कोई भी रह सकता है, ठीक है। तो आपको रात तो उस हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको इरेगुलर आवर्स देखने मिलेंगे। ड्यूटी समय ट्रेन शेड्यूल पर निर्भर करता है। अभी रात को ट्रेन 12 बजे आ रही है तो उस समय थोड़ा सा इरेगुलरिटी होती है, जिसकी वजह से कुछ डिजीज़ भी देखने को मिलती है। तो थोड़ा हैवी चीज़ है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें ऐसा हैवी नहीं है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको चैलेंजेस हैं, देखो वो आपको यदि एडजस्ट हो जाओगे जल्दी से तो उतना जल्दी आपके लिए फ़ायदा रहेगा। और एक हाई अलर्टनेस रहेगी, क्योंकि काम के दौरान आपको हमेशा ध्यान पे केंद्रित है, नहीं तो कहीं एक्सीडेंट नहीं हो जाए, मिसहैप नहीं हो जाए। तो आपको हमेशा एज ए अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि आप ट्रेन चला रहे हैं और आपको मतलब जैसे कि मतलब एक अलर्टनेस वाले, ऐसा नहीं कि हाँ आराम से सीट पे सो लिए कोई ग्राहक आएगा देखें, ऐसा नहीं होता इसमें, ठीक है। तो एक अलर्टनेस वाला काम होता है। और फटीग और स्ट्रेस होता है कई बार, क्योंकि आपको लंबी यात्राएँ करते हैं, कम आराम तनाव पैदा कर सकते हैं। लेकिन लंबी यात्राएं करते हैं आप, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन हमेशा अपना बैग लेके झोला लेके चलना पड़ता है, ठीक है आपको। तो आपको हमेशा एक स्टेशन दूसरी स्टेशन, तो घर से भी दूर रहना पड़ता है बहुत सारे टाइम तो आपको, तो उसकी वजह से थोड़ा फटीग और स्ट्रेस देखने को मिल जाता है। कई बार जैसे बोरिंग सी जगह होती है तो वहाँ भी आपको थोड़ी ये चीज़ें देखने को मिलती है। और सेकंड चीज़ जैसे गर्मी होगी सर्दी होगी, उस सिचुएशन में भी आपको और थोड़ा चैलेंजेस रहते हैं। अब रात में कहीं ट्रेन मतलब किसी सिग्नल पर रुक गई है और कुछ टेक्निकल मिस्टेक है तो आपको पूरा चेक करना पड़ता है ट्रेन। और रात को आपको पता है यदि जंगल के इलाकों में कुछ रुक गई है तो वो चीज़ें आपको थोड़ा सा मतलब मेंटली आपको पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। उसके बाद आपका टेक का नॉलेज होना चाहिए, लोको सिस्टम, ब्रेकिंग सिग्नल आदि की जानकारी है, तो आपको ट्रेनिंग में लगभग दे दिया जाती है।
और कई बार देखो इसमें रिमोट पोस्टिंग होती है, उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, दूरस्थ क्षेत्रों में पोस्टिंग हो सकती है, ठीक है। अभी जैसे आपके कई बार तो मतलब ट्रांसफ़र हो जाता है और आपका यदि होम लोकेशन मिल गई तो आप जिस तरह से आप जैसे एग्ज़ाम देने जाएँ, फॉर्म भरें, उस टाइम अपना जोन आराम से सेलेक्ट करें जो आपके घर के नज़दीक हो, उसको पहले प्रेफरेंस दें, उसके बाद बाकी वाले जोन को देख सकते हैं, ठीक है। इससे अच्छा होगा कम से कम जो आपका एनवायरनमेंट रहेगा, कहीं भी ट्रेन रुक गई तो आराम से किसी से बातें आते कर सकते हो, तो टाइम पास हो सकता है। लेकिन आप जाइए कहीं दूर दराज, जैसे चेन्नई हो गया, इधर अपना कर्नाटक हो गया, केरला हो गया, तो उनमें जैसे दूर दराज होंगे तो वहाँ थोड़ी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, लैंग्वेज प्रॉब्लम भी मिलेगी और बहुत सारी और प्रॉब्लम्स भी आपको देखने को मिल सकती है। तो अपना मतलब सोच समझ के ये सारी चीज़ें फॉर्म फिल करना, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और मेरे को आपके सिलेक्शन का हमेशा इंतजार रहेगा। और आप जिस दिन इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे तो उस दिन मैसेज करिएगा, मैं आपको ज़रूर विश करूँगा। और आपको ये मेरी पहल और जो मेरा ये जब भी पूरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। और क्या पता उनके भी भाई आपने 10th और ITI कर रखी है और आपका सपना भी है ELP बनने का, तो मैं आशा करता हूँ कि आप जल्द ही ELP बनेंगे। शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए।